स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एम रेलवे में। आज हम 22 जैन का पोस्टमैन और वेलगार्ड का पेपर एनालिसिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैथमेटिक्स में सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, थोड़ा सा लेंदी है एज जैसे कि पहले हो चुका है उसी तरह से चल रहा है सब कुछ, ये लेंदी। तो देखो बॉड मॉस से 4 से 6 क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो बॉड मॉस इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ बॉड मॉस अच्छे से करके जाना। देन सिंप्लीफिकेशन से 3 से 4 क्वेश्चंस बन रहे हैं, टाइम एंड वर्क से बन रहे हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड स्पीड्स में ट्रेन के क्वेश्चंस आ रहे हैं। एसआईसीआई के बिना पेपर नहीं निकलता है, तो प्लीज़ आपने नहीं किया है तो एसआईसीआई अच्छे से कर लेना। देन पाइपन सिस्टम जो कि टाइम एंड वर्क में ही आ जाता है, ठीक है। इस तरह से मैथमेटिक्स का है। मैथमेटिक्स लेंदी है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी मैथमेटिक्स का जो भी क्वेश्चंस है, सपोज 10 to 12 सेकेंड्स में आपको समझ में आ रहा है कि इसको करने के लिए मुझे कम से कम 40 सेकेंड लगेंगे या 60 सेकेंड्स, 1 मिनट लग सकता है, तो उसे स्किप करके आगे बढ़ जाइए, क्योंकि पूरा पेपर देखना है आपको। पूरा पेपर सॉल्व करने के बाद आप फिर से उसी क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। रीजनिंग भी थोड़ी सी लेंदी है। यहाँ पे गेम चेंजर हो सकता है सिर्फ और सिर्फ जीके, इसीलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ जीके का पीडीएफ जो है बाय कर लेना है, उसे बहुत पढ़ना है। लाइक 7 से 8 बार अगर आप उसका रिवीजन करोगे, 1 से 2 बार भी आपने पढ़ लिया, अगर एग्जाम्स, अब सपोज एग्ज़ाम कल है और आज रात आपने पढ़ लिया या दिन भर पूरा पढ़ लिया, तो भी आप बहुत सारे जो क्वेश्चन है जीके के वो कर पाओगे। सारा जो है उसमें इम्पॉर्टेंट जीके हमने प्रोवाइड कर रखा है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में जो है मैं आपको लिंक दे दूँगी किस तरह से बाय करना है। अदरवाइज़ अगर आपने कमेंट किया तो वहीं पर भी मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर लूँगी। मात्र 150 रुपीज़ में है एज सच। और एक बात मैं बताना चाहूँगी, ये सिर्फ इसी एग्ज़ाम के लिए उपयोगी नहीं है, आने वाली सारे एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है। तो जितने भी एग्ज़ाम्स अभी लाइनअप है, ठीक है, उसमें आपको अगर जीके आ रहा है तो हमारी बुक आपके लिए वरदान साबित होगी, खरीद लेना, ठीक है। रीजनिंग के क्वेश्चन सेम है। एनालॉजी से 2 क्वेश्चन बने हैं आज, तो एनालॉजी इजी वन है, एज सच डरने की बात नहीं है। वाटर इमेज मिरर इमेज से है। ऑर्डर रैंकिंग से 1 से 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। फिगर काउंटिंग में ट्रायंगल पूछा जा रहा है। कुछ दिनों पहले सिर्फ स्क्वायर पूछा जा रहा था, अब ट्रायंगल पूछा जा रहा है, और ट्रायंगल का ईजी होता है, तो एक उसका फॉर्मूला देख लेना। बेस पे हो गए तो कैसे उसको कैलकुलेट किया जाता है, कैसे सम करते हैं वगैरह, एक 15 मिनट का किसका भी अगर आप वीडियो देख लोगे फिगर काउंटिंग का, तो समझ में आ जाएगा ट्रायंगल के बारे में। ऐसा जितना डरने की बात नहीं है, ओके। देन फिगर कंप्लीशन से 1 क्वेश्चन है। इनइक्वालिटी से 4 से 5 क्वेश्चन है। मैं बार बार आपको बता रही हूँ, ये जो पेपर पैटर्न है बैंकिंग प्लस एसएससी का है, इसीलिए इनइक्वालिटी डाली जा रही है। और अभी हाल फिलहाल ट्रेंड बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है, क्योंकि नवंबर में सीईटी आने वाली है, कॉमन जो एंट्रेंस टेस्ट है सबके लिए, तो उसमें जो है बैंकिंग के एस्पिरेंट जुड़ेंगे एसएससी के बच्चों के साथ, ठीक है। तो मैं सब लोगों को कहना चाहूँगी, जितने भी बैंक के एस्पिरेंट्स हैं, जितने भी एसएससी जेई नहीं, पूरे स्टाफ सिलेक्शन के एस्पिरेंट्स हैं, और जो भी अपनी खुद के स्टेट्स में एग्ज़ाम देते रहते हैं, उन सबको मैं कहना चाहूँगी कि बैंकिंग का रीजनिंग करके अच्छे से जाना है, बैंकिंग की एप्टीट्यूड भी अच्छे से कर लेना है। क्योंकि नवंबर के बाद जो पैटर्न है बहुत ज़्यादा चेंज होगा, और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग के बच्चों को मद्देनज़र रखा है। इसमें क्यों रखा है? क्योंकि देखो, एक तो पॉइंट ये आता है, जीके उन लोगों का बहुत कमज़ोर होता है, उनका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा होता है, इसीलिए पेपर में जीके हाई लेवल का होगा, और इसलिए मैं आपको बता रही हूँ जीके अच्छे से करना ही है। और जो अब जीके में हम लोग तो सही होते हैं, बैंकिंग के एस्पिरेंट्स एप्टीट्यूड में अच्छे होते हैं, तो आप लोगों को अपनी एप्टी अच्छी करनी है, और जो बच्चे बैंकिंग के उनको जीके अच्छा करना है, क्योंकि आप सबका कॉमन होने वाला है एंट्रेंस एग्जाम नवंबर के बाद से। तो अभी पैटर्न उसी तरह से दे रहे हैं जितने भी एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडीज़ है। क्योंकि वो आपको सिर्फ फैमिलियर करना चाहते हैं उस तरह के पैटर्न से। अभी तक इस तरह का रीजनिंग कहीं पर भी नहीं था। इनइक्वालिटी सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग में पूछी जाती थी, इक्का दुक्का कोई एग्जाम होगा जहाँ पे इनइक्वालिटी पूछी जाती थी, लेकिन अब पूछी जा रही है। तो समझ लेना, एक वार्निंग है कि आपको बैंकिंग का भी सब कुछ आना ही है। बैंकिंग का जीके पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन बैंकिंग की जैसी रीजनिंग एप्टीट्यूड आना चाहिए, ओके। नेक्स्ट थिंग क्या है, ब्लड रिलेशन से 2 से 3 क्वेश्चन है। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन बहुत इजी है, आप बिना पेन के भी इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आज सच इससे डरने की बात नहीं है। सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन है 4 से 5। एक्चुअली क्या होता है ना, ये लेंदी हो जाते हैं,
इजी वन तो होते हैं बट लेंदी होने की वजह से आपका टाइम कंज्यूम ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए मैं आपको कहना चाहूँगी पहले जीके के क्वेश्चन अच्छे से निपटा देना, रीजनिंग के निपटाना, एंड देन फिर मैथमेटिक्स के अच्छे से करना। रीजनिंग के निपटाना मतलब ऐसे नहीं कि 8 लाइन का पूरा एक पैसेज दिया गया है पजल और आप उसको सॉल्व करते बैठे, नहीं, वो तो गलत होगा। रीजनिंग के निपटाना मतलब जो वन लाइनर होते हैं, जैसे सिटिंग सॉरी नॉट सिटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन वाला, और कौन सा होता है मिरर इमेज, वाटर इमेज, जो तुरंत बन जाते हैं, 40 सेकंड के अंदर उसका आंसर दे पाओगे। फिर बाद में मैथमेटिक्स सॉल्व करना, एंड देन फिर लास्ट में सिटिंग अरेंजमेंट रखना, एंड फिर जो भी लेंदी वन है मैथमेटिक्स की वो रखना, ठीक है। और निगेटिव मार्किंग नहीं है तो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से सॉल्व करके आना ही है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन के बारे में बच्चे पूछ रहे थे, तो नॉर्मलाइजेशन का कैसा होता है ना, हर एक शिफ्ट पे डिपेंड करता है कि आपके शिफ्ट में पेपर हार्ड था या नहीं। अभी सपोज आज कोई पेपर होगा 22 ऑफ जान का पेपर, बच्चों को लगा होगा हार्ड। अब हम और आप तो नहीं गए थे वहाँ पेपर देने के लिए, बच्चे गए थे, तो उन लोगों ने अगर कहा कि पेपर हार्ड था मतलब हार्ड ही था, ओके, और वो गए उन्होंने कहा हार्ड है, मतलब उन लोगों का नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ेंगे ही। इस तरह का होता है नॉर्मलाइजेशन में, होता है कि अगर इजी वन है सुबह की शिफ्ट तो उनको जो सेकेंड शिफ्ट है उनके बराबर लाने के लिए उनके मार्क्स कम किए जाते हैं फर्स्ट शिफ्ट वालों के। अगर सेकंड शिफ्ट वालों के मार्क्स ज़्यादा है, इजी वन है, तो फर्स्ट शिफ्ट वालों के मार्क्स बढ़ाए जाते हैं। इस तरह का होता है, बस कुछ नहीं। नॉर्मलाइजेशन का मतलब सबको एक लाइन में रखना, इक्वालिटी दिखाना, नॉर्मल करना, दैट्स इट। इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, पूरा पेपर सॉल्व करो। नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला भी देखने की ज़रूरत नहीं है, जो होगा बराबर होगा, अपना अपना पेपर अच्छे से सॉल्व करके आना है, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट जीके का देखते हैं। तो जीके में पूछा गया था कल कौन सा एक स्टेट पूछा गया था, आई थिंक वेस्ट बंगाल को कौन से वेस्ट बंगाल को कौन से दूसरे स्टेट, तेलंगाना का पूछा था, सॉरी तेलंगाना लैंडलॉक है ना, तेलंगाना का पूछा था कि कौन से स्टेट उसको टच करते हैं। आज पूछा है कौन सा स्टेट उड़ीसा को टच नहीं करता है। तो मैंने कहा था ग्राफ जो हमने मैप प्रोवाइड कर रखा है टेलीग्राम ग्रुप पे, उसे अच्छे से देख लेना है आपको। अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम में सर्च करना एम रेलवे, मेरे जो चैनल है उसका लोगो आ जाएगा, वहाँ पे ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे हम लोगों ने लॉन्ग फॉर्म, देन हमारा जो हाल फिलहाल क्वेश्चंस बन रहे हैं, एंड मैप्स वगैरह बहुत कुछ प्रोवाइड कर रखा है फ्री में आपको। तो प्लीज़ वहाँ पे जाना और वो डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ना है आपको, ठीक है। तो आज उड़ीसा पूछ लिया, तो कल कोई भी स्टेट पूछ सकता है। मुझे लगता है ऑप्शन में महाराष्ट्र गारंटेड होगा, क्योंकि उड़ीसा को महाराष्ट्र टच नहीं करता है। बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे, इसीलिए ये क्वेश्चंस बना था। तो प्लीज़ अच्छे से करना है आपको, ठीक है। कोस्टल एरियाज बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, अभी साउथ का पूछेगा, देखना कल के कोई भी शिफ्ट में, सुबह या फिर दोपहर के शिफ्ट में साउथ का पूछ ही लेगा। तो अच्छे से मैप देख लो, मैप देखने के लिए कितना टाइम लग रहा है। सपोज आपका सेंटर दूर है तो वो ऑटो में बैठने के बाद सिर्फ मैप को ही अच्छे से देख लोगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। वेडस गंगा यमुना मीट, कल ही बताया था मैंने। प्रयागराज इलाहाबाद किस नदी के किनारे है, तो ये गंगा यमुना के कॉन्फ्लुएंस पे है। गंगा यमुना जहाँ पे मीट होते हैं वहाँ पे प्रयागराज है, जो अभी प्रयागराज है, पहले इलाहाबाद जो इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। कोटा जो सिटी है, जो कोटा कहाँ पे है, राजस्थान में है, तो वो कोटा सिटी किस नदी के किनारे है, तो ये चंबल नदी के किनारे है। क्वेश्चन बनता है, प्लीज ये याद रखना है, बहुत फेमस सिटी है, इसीलिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कोटा सिटी के बारे में, ठीक है। लॉन्ग फॉर्म पूछा गया था डीवीडी का, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। तो लॉन्ग फॉर्म बहुत पूछे जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ से लॉन्ग फॉर्म लेके आ रहे हैं ये लोग। तो बन सके तो करना, अदरवाइज आप लोग निगेटिव मार्किंग नहीं है तो चांस ले सकते हो। अगर नेगेटिव मार्किंग होती एग्जाम में तो मैं आपको बोलती बिल्कुल भी लेने की जरूरत नहीं है चांस, क्योंकि नेगेटिव की वजह से आपके मार्क्स कम हो सकते हैं, ठीक है। डांडिया जो है वो कौन सी स्टेट से बिलोंग करता है डांस, तो ये किसको नहीं आता, गुजरात से बिलोंग करता है। When did इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज इस्टेब्लिश, मैंने कहा था इंडियन नेशनल कांग्रेस का पूछा ही जाएगा, ये जान है फ्रीडम स्ट्रगल की। तो 1885 में इस्टेब्लिश हुई। एओ ह्यूम फाउंडर थे। मुंबई में पहली मीटिंग हुई। प्रेसिडेंट रमेश चंद्र बैनर्जी थे। 72 डेलीगेट्स थे, सारे के सारे बैरिस्टर थे। इतनी बार बता दिया कि बच्चों को रट गया हो गई है, ठीक है। 48 आर्टिकल क्या कहता है, तो 48A आर्टिकल वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट का प्रोटेक्शन करने के बारे में बात करता है।
24 आर्टिकल क्या कहता है, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर। हर एक आर्टिकल के बारे में मैंने बता रखा है, मेरे नोट्स में भी प्रोवाइड कर रखा है, आप प्लीज उसका रिवीजन करते रहिए और क्लासेस देखते रहिए। विच स्टेट ऑफ इंडिया डज नॉट शेयर बाउंड्री विद नेपाल। अब आज नेपाल पूछ लिया, कल हो सकता है भूटान पूछ ले, या फिर पाकिस्तान पूछ चुका है, तो चाइना भूटान अभी हॉट टॉपिक है। चाइना भूटान एंड जो बांग्लादेश है, ये तीनों के जो भी स्टेट टच करते हैं वो आपको पूरा याद करना है, ठीक है। आज रात में याद कर लो, कल हो सकता है ये पूछ लिया जाए। तो नेपाल को कौन सी जो स्टेट है वो टच नहीं करती है। तो बाकी सब ऑप्शन में तो दिए गए हैं, इसके अलावा अगर कुछ होगा तो वो राइट आंसर बनता है, ठीक है। गवर्नर जनरल कौन था 1849 में, तो लॉर्ड डलहौजी था। एकदम मतलब कुछ तो दिया होगा उन्होंने, बच्चों ने सिर्फ इतना प्रोवाइड किया कि 1849 में कौन गवर्नर जनरल था, कुछ अच्छा काम किया ऐसे कुछ दिया होगा, तो लॉर्ड डलहौजी था उस टाइम पे, ठीक है। इसी ने 1853 में क्या किया था, हमारी पहली ट्रेन, इंडिया की पहली पैसेंजर ट्रेन इसी के शासनकाल में चली थी। कहाँ से कहाँ तक चली थी, मुंबई से ठाणे तक चली थी। सब कुछ पूछते हैं। सबसे पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कब आई थी, 1925 में। कहाँ से कहाँ तक चली थी, विक्टोरिया से कुर्ला तक चली थी। सारे क्वेश्चंस बनते हैं, आपको याद करना पड़ेगा ये, ठीक है। हाल फिलहाल एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, मिक्स हमारी जो इकोनॉमी है वो कौन सी इकोनॉमी है, तो हमारी इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी मिक्स इकोनॉमी है। और जो मिक्स फार्मिंग होती है, मिक्स फार्मिंग का मतलब क्या होता है, तो एनिमल हस्बेंड्री करना साथ ही साथ फार्मिंग करना, मतलब एनिमल का जो है रेयरिंग करना, जैसे कैटल वगैरह रख लिया, शिप वगैरह रख लिया साथ ही में, एंड वहीं पर जो है फार्मिंग करना, ठीक है। इसे कहते हैं मिक्स फार्मिंग। क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है इस तरह का, ठीक है। रणथंभौर नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो ये राजस्थान में है। सारे की सारे नेशनल पार्क का रट्टा मारना शुरू कर देना है आपको, इसका भी आपको जो है लिस्ट मिल जाएगी। और मैंने आई थिंक प्रोवाइड कर रखा है मैंने, और नहीं प्रोवाइड कर रखा होगा तो प्रोवाइड कर दूंगी, आप इसको रट्टा मार सकते हो, ठीक है। 1 मार्क अच्छे से मिल जाएगा आपको। विच डिस्ट्रिक्ट, ओके, हमारे इंडिया में सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो वो कच्छ डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। ये याद ही रखना है, फैक्चुअल चीजें हैं, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, एग्जामिनर पूछ लेता है कभी कभी। सबसे बड़ा अगर स्टेट पूछा जाए तो कौन सा है, राजस्थान है। सबसे लंबी कोस्ट लाइन कौन से स्टेट को है, तो वो गुजरात को है। सेकंड नंबर पे कौन आता है, आंध्र प्रदेश आता है। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, प्लीज याद रखना है। मसालों का शहर किसको कहा जाता है, तो केरला को कहा जाता है। तंबाकू सबसे ज्यादा कहाँ पे उत्पन्न होता है, तो वो आंध्रा में होता है। सारी ऐसी छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी होगी, फैक्चुअल चीजें हैं, इंटरलिंक करते चलो, इंटरलिंक करके पढ़ते चलो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम पूछा गया है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम बिंदुसारा है। इसका नाम बिंदुसारा क्यों रखा गया था, मैंने बताया, जब ये पैदा हुआ था तब इसके माथे पे एक बिंदु था, ठीक है, इसी वजह से इसका नाम बिंदुसारा था। फिर इसका बेटा अशोका, एंड देन फिर मौर्यन एम्पायर खत्म हो चुकी थी। अशोका ने अपने बेटा और बेटी, बेटा कौन था, महिंदा, और बेटी संघमित्रा को कहाँ भेजा था, श्रीलंका भेजा था, बुद्धिज्म को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। इस तरह का सब कुछ मैंने बता रखा है आपको। न्यूज़पेपर पब्लिश बाय तिलक, कितनी बार पूछेगा पता नहीं, फिर से पूछ लिया। केसरी मराठा, जो केसरी है वो था मराठी लैंग्वेज में, एंड मराठा था इंग्लिश लैंग्वेज में। हो सकता है ये ट्विस्ट करके पूछ ले, तो याद रखो मराठा जो न्यूज़पेपर था वो इंग्लिश लैंग्वेज में था, केसरी मराठी लैंग्वेज में था। इन्होंने शिव उत्सव और हमारा फेस्टिवल कौन सा, गणपति जो हम बिठाते हैं वो फेस्टिवल इन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है तिलक के बारे में। और तिलक कभी भी आईएनसी के प्रेसिडेंट नहीं बने हैं। 1907 में बनना चाहते थे लेकिन नहीं बन पाए। इसी का गुस्सा 1907 में जो सूरत में अधिवेशन हुआ था, जूता चप्पल चल गया था वहाँ पे, तो मैंने बताया कि वहाँ पे स्प्लिट हुआ था। तो हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूरत स्प्लिट कब हुआ था, 1907 में हुआ था, ठीक है। डीपीएसपी किस पार्ट में आता है कॉन्स्टिट्यूशन के, तो पार्ट नंबर 5 में आता है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा गया है। डीपीएसपी हमने कहाँ से लिया है, आयरलैंड से लिया है। कितने आर्टिकल्स आते हैं डीपीएसपी में, 35 to 51 तक आर्टिकल, सारे के सारे आर्टिकल आते हैं इसमें। डीपीएसपी क्या है, पॉलिसी मेकिंग के लिए हमें एडवाइस दी गई है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक, मैंने ये
कुछ ही दिनों पहले, आई थिंक पेपर स्टार्ट होने के मतलब लाइक कि पेपर की डेट आ चुकी थी, मैंने करंट अफेयर में बता दिया था कि 100% ये क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि ये जो सीट मिली है इन्हें बहुत इंपॉर्टेंट सीट है। एडीबी बैंक के वाइस प्रेसिडेंट कौन है? अशोक लवासा। अब ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है तो एडीबी बैंक के प्रेसिडेंट का पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा, इसीलिए करंट अफेयर की लेक्चर देखना जरूरी है। अशोक लवासा एडीबी के वाइस प्रेसिडेंट बनने से पहले क्या थे? ये डिप्टी गवर्नर थे आरबीआई के। आरबीआई के गवर्नर कौन है हाल फिलहाल? शक्तिकांत दास। क्वेश्चंस इंटरलिंक करके पढ़ो, ठीक है। फर्स्ट फीमेल ग्रेजुएट ऑफ कोलकाता यूनिवर्सिटी, कदम्बिनी एंड चंद्रमुखी बासु, ठीक है। फर्स्ट फीमेल ग्रेजुएट, तो ये आउट ऑफ द ब्लू क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आप अभी निगेटिव नहीं है तो सॉल्व कर लो, कुछ भी एक तुक्का मार लो। निगेटिव अगर होता है तो बिल्कुल भी हाथ लगाने की जरूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है। आर्टिकल 36 to 51 क्या बताता है? अभी बताया मैंने, डीपीएसपी बताता है। कहाँ से लिया? आयरलैंड से लिया। तो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट कौन जारी करता है? मैंने यही कहा था कि करंट अफेयर के नाम पे बच्चों को इतना ज़्यादा डराया जाता है। डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी इंडेक्स पढ़ते हो, कोई भी रिपोर्ट पढ़ते हो, तो उस रिपोर्ट में इंडिया की रैंक क्या आई है, टॉप 3 रैंकर देश कौन से हैं, और वो जो रिपोर्ट आती है, इंडेक्स आता है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, प्रोवाइड करती है। दैट्स इट। इसके अलावा आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो यूनेस्को जो है ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट जारी करती है। अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चंस आपके रॉन्ग हुए, बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। अपकमिंग बहुत सारे एग्जाम्स है, अच्छे से पढ़ाई करना शुरू करो, ठीक है। ओके, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 इज कॉमनली नोन एज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, ठीक है। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है। मैंने मेरे जो हमारा पीडीएफ है उसमें हिस्ट्री में इसको बहुत अच्छे से दिखाया था कि मॉर्ले कौन है, मिंटो कौन है ना, इस तरह से मैंने प्रोवाइड कर रखा है, तो प्लीज़ देख लेना। इसी की वजह से 1906 में मुस्लिम लीग बनी थी, ठीक है, मिंटो की वजह से। तो ये भी सब कुछ मैंने प्रोवाइड कर रखा है पीडीएफ में। अगर आपने पीडीएफ अच्छे से पढ़ रखा होगा तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जीके में आप अच्छे मार्क्स लेकर आओगे, ठीक है। मतलब लाइक कि आउट ऑफ क्वेश्चन तो सॉल्व ही कर पाओगे। आउट ऑफ द ब्लू क्वेश्चन कुछ इस तरह के होंगे, ठीक है, वो किसी को भी नहीं बनेंगे, किसी को भी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? विच स्टेट डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विथ छत्तीसगढ़। फिर से पूछ लिया ना, तो हो सकता है सुबह की शिफ्ट में पूछा जाए ये, या फिर सेकेंड शिफ्ट में पूछा जाए। तो प्लीज़, मैप इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइट नाउ। इंडिया का पूरा मैप पढ़ लेना। जो भी आसपास की हमारी कंट्रीज़ है उनके साथ हमारे कौन से स्टेट टच होते हैं वो किसी भी ट्रिक से याद कर लो। हमें 1 मार्क्स से मतलब है। ट्रिक मिल जाएगी आपको यूट्यूब पे, वो ट्रिक से याद कर लेना है। अदरवाइज उसका रट्टा कर सकते हो तो रट्टा कर लेना है, बट याद ही करना है, क्योंकि 1 मार्क्स इंपॉर्टेंट है। मैथमेटिक्स लेंदी होने की वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है। नहीं आता है छोड़ दो, जितना आता है उतना सॉल्व करके आओ, ठीक है। निगेटिव नहीं है इसलिए तो आप कोई भी जो है तुक्का कर सकते हो या फिर मतलब क्लिक कर सकते हो, बट निगेटिव होता तो मैं आपको ऐसे सजेस्ट नहीं करती, इसीलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पेपर सबको लेंदी ही आ रहा है, ओके। तो आज का इतना ही था एनालिसिस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।